बोलिए था क्वेश्चन क्या आप लोगों का? समृद्धि रणनीति कितने प्रकार का होता है अथवा समृद्धि कायम रखने वाली क्रियाओं का व्याख्या करें। देखिए, समृद्धि रणनीति कितने प्रकार का होता है या समृद्धि कायम रखने के विधियों का विवेचना करें, क्वेश्चन है आपका। समृद्धि का मतलब क्या होता है? जो समृद्धि मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? विकास का जो अंतिम चरण होता है, मतलब लगातार अगर विकास होता चला जाता है तो उसको हम समृद्धि कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही उद्यमिता के बारे में। जो उद्यमिता का मतलब विकास है, और विकास जो है पृथ्वी की क्या है? प्रकृति। जितने जीव जंतु पेड़ पौधा है, मनुष्य है, सब एक दिन जन्म ले रहा है, कुछ समय विकास करता है, आगे जो है विस्तार होता है, फिर कुछ समय स्थिर रहता है, और फिर अंत में जो है उसका पतन होता है। तो ये फार्मूला कोई ऐसी नहीं है कि सभी जो वस्तु है उसी में लागू होता है, सभी जीव जंतु में ही लागू होता है, ऐसा बात नहीं है। ये एक उद्योग धंधा में भी लागू होता है। जो उद्योग धंधा भी एक दिन जन्म लेता है, फिर विकास करता है, फिर विस्तार होता है, और कुछ समय आगे स्थिर रहता है, और आगे चलकर उसका पतन होता है। तो विकास का जो अंतिम चरण है, मतलब लगातार विकास होता हुआ चला जाए, तो उसको हम समृद्धि कहते हैं। और समृद्धि को कायम रखना, लंबा टाइम तक कायम रखना बहुत कठिन काम होता है। अब जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ी सी ऐसे समझिए आप लोग कि जैसे मनुष्य है, जन्म लिया, आगे विकास हुआ, विस्तार हुआ, मतलब वो जवान हुआ, फिर बूढ़ा तो होगा ना। कोई ऐसा मान लीजिए मेडिसिन इतना डेवलप किया आज तक जो उसको बूढ़ होने से रोक दे, मरने से रोक दे? है कोई ऐसी मेडिसिन जो उसको बचा लेगा? है तो बताइए, बोलिए, है कोई जो मनुष्य को बचा ले? नहीं ना है। मगर यहाँ क्या है कि उद्योग धंधा ऐसा है, जैसे टाटा को जो जन्म दिए थे वो चले गए, मगर आज भी टाटा चल रहा है। तो उद्योग धंधा में यहाँ ऐसे कुछ अस्त्र है, कुछ ऐसे रणनीति है, कुछ चक्रव्यूह है, समझे? कुछ व्यूह रचना है जिसके माध्यम से हम उस उद्योग को बंद होने से रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कंपनी के रूप में हम उसको जन्म देते हैं, और कंपनी में क्या है, कितने अंधारे आते हैं, कितने अंधारे जाते हैं, मगर कंपनी चलता रहता है। मतलब जो कंपनी का जन्म देने वाले थे वो चले गए, मगर कंपनी अभी भी चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत से ऐसे रणनीति है, व्यूह रचना है, जिसके माध्यम से हम समृद्धि को बनाए रखेंगे, बचाए रखेंगे। मतलब विकास की ओर लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, उसको हम घटने नहीं देंगे। तो विकास को लगातार विकास में लाने के लिए कुछ जो है आपका पॉइंट्स हैं, विधि है जो अपनाया जाता है, जिसमें पहला बात है आपका, पहला पॉइंट आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है जो अभी जो मॉडर्नाइजेशन है, लोगों का जो अभी का चॉइस है, अभी का डिमांड है, अभी का जो मांग है लोगों का, अभी जो लोग चाहते हैं, जिस तरह का उत्पाद, जो स्वाद चाहते हैं उत्पाद में, जो कलर देखना चाहते हैं, जो खुशबू पसंद करते हैं, उस तरह का जो है उत्पाद आपको तैयार करना होगा। मतलब अपने उत्पाद का रंग रूप को चेंज करके, उसकी साइज छोटा बड़ा करके उसको नया मॉडिफाई करना होगा, नए अंदाज में देना होगा, नए स्वाद के साथ देना होगा। ये क्या कहलाएगा? आधुनिकीकरण। समझ में आ रहा है ना? आधुनिकीकरण में हम क्या करते हैं, उत्पाद को उपभोक्ता के पसंद के आधार पर मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें चेंजिंग लाते हैं। ठीक है? जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग, बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, हमेशा जो है लोग कुछ कहते हैं कि बच्चे हमेशा मोबाइल में लगे हुए। तो मोबाइल में लगे हुए हैं, अगर मोबाइल में वो गेम खेल रहे हैं, अदरवाइज अदर कुछ कर रहे हैं, तब तो गड़बड़ है। मैं कुछ समय अगर वो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं,
जो उनकी पढ़ाई लिखाई की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को अगर वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप पढ़ाई का कोई वीडियो देख रहे हो तब तो अच्छा है ना। तो यही बात है नोटिफिकेशन में कि अभी बच्चे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मॉडिफाई हो रहा है कि अभी नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे जो है हजारों लेक्चरर देख सकते हैं कोई भी वर्ड पर। जैसे अभी उद्यमिता है, उद्यमिता पर भी बहुत से लेक्चरर अवेलेबल हैं जो कि आपको बताते हैं और बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो समझ गए आधुनिकीकरण क्या है। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था बच्चे के लिए, आज ऐसा हो गया है। तो आज जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं है? आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट क्या है? विस्तारीकरण। विस्तारीकरण। देखिए विस्तारीकरण के अंतर्गत क्या होता है, जब उद्योग धंधा आपको एक जगह बहुत अच्छा चलने लगता है तो व्यापारी क्या करता है, अपने उद्योग धंधा को बढ़ाने के लिए और 2-4 जगह ब्रांच खोलने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए और 2-4 जगह ब्रांच खोलने के पीछे बहुत सा राज है। आप कहे राज क्या? जब एक जगह आपका बहुत अच्छा चलने लगता है तो आप जमीन ले लेते हैं, मकान बना लेते हैं, कार ले लेते हैं, लोगों का आपका विकास देखकर रहा नहीं जाता है। लोग भी, बहुत से लोग ऐसे ही धंधा में शुरू कर देते हैं आपके आसपास से। फिर आपका क्या होता है, जो आप उत्पाद जितना बेनिफिट लेकर बेच रहे हैं वो उससे कम बेनिफिट लेकर बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ग्राहक को अपने तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। और आगे चलकर क्या होता है, कंपटीशन में आपको रहने के लिए आपको उससे कम दाम पर बेचना पड़ता है। जैसे कोई उत्पाद आप 100 में खरीदते हो, 200 में बेच रहे हैं, वो 100 में खरीद कर 150 में बेचने लगता है। आपको मजबूरी हो जाता है कि ग्राहक को रोकने के लिए आपको जो है उसको 110 में बेचना पड़ेगा, फिर वो 105 में बेचने लगेगा, आपको 101 में बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? तो कंपटीशन होगा। वहां पर क्या करना होगा आपको कि अगर उससे पहले आपने दूसरा जगह, दूसरे बाजार में जो है एक शोरूम खोल चुका है तो वहां फिर वही बात, अच्छा से आप कमाई कर सकते हो। दूसरा तीसरा जगह ब्रांच खोले हुए, ये क्या हो गया आपका? विस्तारीकरण। मतलब 10 जगह आपका ब्रांच चल रहा है, कोई एक जगह का कोई कंपटीटर खड़ा होता है, उसको चाहोगे तो आराम से जो है उससे कंपटीशन कर सकते हो। अगर 100 में बेचेगा तो आप 99 में बेचना शुरू कर दो, 1 रुपया घाटे पर कस्टमर को अपनी तरफ खींचना है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? बढ़े आगे। देखिए अगले पॉइंट क्या है आपका? विविधीकरण। विविधीकरण। विविधीकरण में क्या है, जैसे आप उसमें एग्जांपल देख सकते हैं, दिया हुआ है जो एलजी जो है, एलजी कंपनी है, वो जो है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर सब बनाना शुरू कर दिया है ना। मतलब आप एक उत्पाद को लेकर बाजार में आते हैं और उसके साथ और धीरे धीरे उत्पाद बढ़ाने लगते हैं। जैसे आप टाटा को देखिए, टाटा जो है नमक भी निकाल दिया ना जी। टाटा का क्या नहीं मिलता, आप एल्वेस्टर लेने के लिए जाइए, देख समझ रहे हैं ना, छड़, लोहा का छड़ लेने के लिए जाइए, हर एक चीज आज कंज्यूमर उपभोक्ता कहीं भी जाता कहता है ये दीजिए, ये सामान दीजिए। या कोई भी कंपनी जो एक उत्पाद बाजार में लाता है, धीरे धीरे उत्पाद बढ़ाने लगता है। मान लीजिए हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, हम क्या किए, 10th लेवल को भी चालू कर दिए, आर्ट्स भी चालू कर दिए, तो ये क्या हुआ? विविधीकरण में आ गया। मतलब अपने उत्पाद को, संख्या को बढ़ाना, मतलब उत्पाद जो पहले 2-4 उत्पाद से शुरू किए थे और 10-20 उत्पाद धीरे धीरे बढ़ाने लगे। ठीक है, आगे क्या है आपका? प्रतिस्थापीकरण। प्रतिस्थापीकरण ना, प्रतिस्थापीकरण का मतलब हो गया, जैसे कि आपको देखते हैं कि ये उद्योग जो है बंद होने पर, ठीक है, अब ये उद्योग बंद होने वाला है तो उसके जगह क्या करना है? दूसरा कोई उद्योग को चालू करना है, जो उद्योग आने वाला है, मतलब जिसका उपभोक्ता को डिमांड है। बाजार में आने वाले कल में जिस उत्पाद का डिमांड होगा वो उत्पाद का जो है हम क्या करेंगे? शोरूम खोल लेंगे। अब देख रहे हैं कि मान लीजिए ये अब चलने वाला नहीं है, अब ये उत्पाद बाजार में नहीं बिकेगा तो उसका शोरूम बंद नहीं करना पड़ेगा, तो दुकान ऑटोमेटिक ना बंद हो जाएगा। तो उसको बंद करके फिर क्या करेंगे? घर बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या? प्रॉब्लम तो होगा ना। इसके लिए बाजार के मांग के आधार पर
जो बाजार में जो वस्तु का मांग है उसका जो है हम क्या करेंगे, शोरूम खोल लेंगे। ये प्रतिस्थापन हो गया। अगली पॉइंट क्या है, विलोपीकरण। विलोपीकरण। देखिए विलोपीकरण क्या होता है, जब एक ही उत्पाद का दो लोग व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आपस में कंपटीशन होता है कि आप 100 में खरीद रहे हैं 200 में बेच रहे हैं, तो 100 रुपया बेनिफिट हो रहा है आपको। 100 में खरीदते हैं 200 में बेचते हैं, 100 रुपया बेनिफिट है। दूसरा शोरूम क्या किया, 100 में खरीदा 150 में बेचने लगा, 50 रुपया बेनिफिट पर काम किया। तीसरा उसने क्या किया, 100 में खरीदा 110 में बेचने लगा। अगला आदमी क्या किया, 100 में खरीदा 105 में बेचने लगा। कहाँ कहाँ जाएगा जहाँ 105 में मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपस में कंपटीशन होगा ना, कंपटीशन को खत्म करने के लिए अगर 200 में जो 100 में बेच रहे थे, तो 100 में खरीद कर 200 में बेच रहे थे वो, और जो 105 में बेच रहे हैं सब लोग मिल जाए और आपस में दोनों मिलकर और क्या करे, एक ही नाम से व्यापार चालू कर दे, तो क्या होगा, फिर वो 200 में बेचने लगेगा और 200 में बेचने लगेगा, अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। समझ में आ रहा है। यहाँ विलोपीकरण मतलब ये होता है कि एक शोरूम क्या है बंद होने से बच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो आदमी मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट क्या है आपका, संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपकरण। देखिए जब आपको ये लगता है कि अकेला आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, 10 जगह 10 गो शोरूम आप अकेला कैसे चलाएंगे, तो 10 जगह जो है 10 जगह एक को पार्टनर रख लेते हैं, जो आप मेरे उत्पाद को बेचो, आपको इतना प्रतिशत हम आपको देंगे जो सेल होगा उस पर, और उस पर वो काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्या है पॉइंट आपका, संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपकरण। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फ्रेंचाइजिंग विशेषाधिकार। देखिए फ्रेंचाइजिंग और विशेषाधिकार क्या है कि आप मान लो कोई उद्योग चालू करना चाहते हो, कोई रोजगार करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। तो लाइसेंस अगर आप लेते हैं, मान लीजिए उसमें 2 लाख रुपया का कॉस्टिंग है, और कोई है जो कि पूरे बिहार के लिए लाइसेंस लेके रखे हैं, उनसे आप लाइसेंस ले लेते हैं, फ्रेंचाइजिंग ले लेते हैं और आप जो है उद्योग चलाते हैं। एक तरफ सरकारी कर्मचारी आएंगे आपके यहाँ, तो वो कहेंगे जो है मेरा ही वो वहाँ ब्रांच है, और आप जो है 2 लाख रुपया के बजट से बच जाते हैं। ऐसे अगर आप 2 लाख रुपया अगर कहीं से इंटरेस्ट पर उठाएंगे तो उसका जो इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ेगा आप पर। बैंक का भी लोन होगा तो 14% बैंक का लोन होता है, लगभग आपको 2 लाख का 28,000 रुपया इंटरेस्ट इफेक्ट किया। यहाँ पर मान लीजिए उनसे फ्रेंचाइजिंग लेने पर उन्होंने साल का 10,000 रुपया मांगा, तो 10,000 रुपया में ही काम हो गया। फिर भी आपको जो है 28,000 में 10,000 घटा दो, 18,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मुक्त हो आप। वैसे अगर आप लाइसेंस लिए, आपका बिजनेस नहीं चला, तो क्या हुआ, आपका बिजनेस नहीं चला तो 2 लाख रुपया डूब गया, लॉस में चला गया। ऐसे आपका 1 रुपया भी लॉस में नहीं गया। अगर नहीं भी चला बिजनेस तो भी रिस्क कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कोई उद्योग धंधा करने में फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, जैसे कि आप कोई आदमी पूरे बिहार के लिए उनसे आप ले लिए। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि ढेर सारे स्कूल है जो यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी हर जगह है, तो उसके लिए लाइसेंस उनको लेना पड़ा है, वो ब्रांड होता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम चिराग कॉमर्स कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो चिराग कॉमर्स कोचिंग सेंटर एक ब्रांड हो गया। अब इसको चलाने के लिए हम किसी को कहते हैं कि भाई ठीक है आप वहाँ चला सकते हैं, भाई सिर्फ हमको आपका जो इनकम है उसमें जो है 1% दीजिए। वो 1% हमको दिया, वो टेंशन मुक्त हो गया, टेंशन फ्री हो गया। समझ में आ रहा है। चले अगला पॉइंट क्या है आपका, उप ठेकेदारी। उप ठेकेदारी। देखिए उप ठेकेदारी क्या होता है, उप ठेकेदारी है कि कोई काम आप टेंडर लेते हो, ठेका लेते हो, जो हम 5 लाख में करेंगे। 5 ठो काम है जो आप 5 लाख में लिए। समझ में आ रहा है ना। और आपने क्या किया, उसमें से एगो काम जो है किसी को दे दिया 80,000 में करने के लिए, तो अब क्या हो रहा है, 20,000 बैठे बैठे आपको बेनिफिट है। एगो काम के लिए आपको 1 लाख रुपया मिला था, आप किसी को 80,000 में दे दिए करने के लिए, 20,000 बैठे बैठे आप कमा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, उप ठेकेदारी। ठीक है। मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है, कुछ काम जो है किसी और को देकर करवा दिए और उसमें भी बेनिफिट ले लिए। समझ में आ गया ना। बढ़े आगे।
अगली क्वेश्चन क्या था आपका? अनुशासन की आवश्यकता क्यों है? अनुशासन की आवश्यकता क्या है? देखिए, अनुशासन की आवश्यकता क्या है? जब उद्योग धंधा व्यापारी जो है अगर कोई सामान में मिलावट करता है या कोई सामान माने तौल में कमी दे करता है तो ये अनुशासनहीन का काम होता है। इससे गंदगी फैलता है। इससे क्या है, उद्यमी का फ्यूचर जो है अंधकार में चला जाएगा। इसलिए अनुशासन को बचा के रखना चाहिए। अनुशासन समझ रहे हैं ना? डिसिप्लिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुशासन कितना जरूरी है समझ रहे हैं ना? तो अनुशासन क्या था क्वेश्चन? अनुशासन अनुशासन की आवश्यकता क्या है? तो उद्यमी को विकास के लिए अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर अनुशासनहीन का काम करेगा, सामान में मिलावट करेगा, कम तौल करेगा, अच्छा से काम नहीं करेगा, अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो उसका दुकान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसका दुकान भविष्य में बंद हो जाएगा। तो भविष्य की हानि से बचने के लिए अनुशासन की जरूरत है, आवश्यकता है। समझे? तो अगली क्वेश्चन क्या है आपका? केस अध्ययन से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्यों को क्या करें? देखिए, केस अध्ययन क्या है? केस अध्ययन मतलब समझते हैं? मान लो कि आप लोगों को टीचर बनना है, तो हाल फिलहाल में देख लो जो कौन लोग टीचर बने हैं, उन लोगों से जाके मिलिए और उनसे पूछिए जो आप कैसे टीचर बने, कैसे कैसे कितना घंटा आप पढ़ रहे थे, क्या सब किए। तो उन लोग बताएंगे जो इतना घंटा पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन किए, फिर बीएड किए, फिर टीईटी का वैकेंसी आया, उसका फॉर्म भरे, उसमें पास किए, फिर हमारा जॉब हुआ। इसी तरह मान लो अगर आपको आर्मी का जॉब करना है तो जो लोग आर्मी कंप्लीट किए हैं उनसे पूछिए जो कैसे आर्मी कंप्लीट किया। बताएंगे कितने बजे उठते थे वो, कितना दूर दौड़ते थे, रोज का कितना उनका दौड़िंग रहता था। समझ में आ रहा है ना? कितना और स्टडी कर रहे थे वो। इसी तरह जो विभाग में जो रोजगार है, मान लो आपको ईंटा भट्ठा खोलना है, ठीक है, तो ईंटा भट्ठा खोलना है तो पहले जाके ईंटा भट्ठा में 6 महीना काम करो, फ्री में ही काम करो, कोई पैसा नहीं दे, 1 रुपया नहीं दे, फिर भी आप फ्री में जाके काम करो वहां 6 महीना और देखो कहां से कोयला आता है, लेबर को कैसे पेमेंट किया जाता है, कैसे वो उद्योग चलाया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, फिर आप ईंटा भट्ठा खोलिएगा तो क्या होगा, पूरा एक्सपीरियंस रहेगा। जो कोयला कहाँ से मंगाना है, जो चीप सस्ता रेट पे खरीदो, मेरे शोरूम तक, मेरे क्या कहते हैं ईंटा भट्ठा तक सस्ता में आ जाए, कम से कम लागत में आ जाए। लेबर कहाँ से लावे जो कम से कम पैसे में काम हो जाए मेरा। इस तरह जो भी उद्योग आपको चालू करना, मान लो कपड़ा उद्योग चालू करना है तो कपड़ा उद्योग में कपड़ा मिल में जाकर 6 महीना पहले काम कीजिए। अगर चीनी मिल में आपको खोलना है तो 6 महीना जाके चीनी मिल में काम करिए। मतलब जिस चीज का अध्ययन करना है, ठीक है, जो आपको बनना चाहते हो, आप मान लो कि सपोज कीजिए जो भी आप बैंक का जॉब लेना है तो बैंक जो कंप्लीट किए हैं उनसे जाके मिलिए, जो कैसे कैसे कितना घंटा पढ़े तब जाके वो बैंक का जॉब लिए। या अदरवाइज और भी केस स्टडी, मतलब यही है पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में फॉलो करिए। जो दुकान आप खोलना चाहते हो, जो ही दुकान या जो काम करना चाहते हो, जो उत्पाद या सेवा बेचना चाहते हो, वो उत्पाद या सेवा का जो इससे पहले दुकान खुला हुआ है या दुकान चल रहा है उसमें जाकर 6 महीना काम कीजिए। या जो लोग कंप्लीट किए हैं ना, उन लोगों से जाकर उन लोगों के साथ 6 महीना रह के देखिए जो लोग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, और उस तरह से अपने आप को डालिए, तभी जाके आप जो है वो बन सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिल सकता है, नहीं तो सफलता मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये केस स्टडी है। मतलब कैसा केस स्टडी करना है आपको? वो केस स्टडी करना है जो आपको जीवन में करना है। समझ में आ रहा है ना? केस स्टडी क्यों जरूरी है, सो समझ में आ रहा है ना? आपको अपने विकास के लिए केस स्टडी जरूरत है, जरूरी है। ठीक है, जो आप बनना चाहते हो ना, वो जो बना हुआ आदमी है उसके साथ रहकर देखो कैसे कैसे वो बना हुआ, कैसे वहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो समझ गए केस स्टडी भी क्या है। थैंक यू। इसके साथ मैं इसको समाप्त करता हूं, और भी आपको बताएंगे हम।